इसको पूरे अंजाम तक तो नहीं पहुंचा पाया, मगर मैंने इस मामले को उठाया और मुझे आज भी लगता है कि मैं इस मामले को आगे भी उठाऊंगा। उसी तरह से बीसीसीएल के बारे में बहुत लोगों ने बात करी, आउटसोर्सिंग के बारे में बहुत लोगों ने बात की। आउटसोर्सिंग में जो होता है मुझसे बेहतर तरीके से आप वो जानते हैं, और हम लोग का संबंध रहता है कि दामोदर नदी है उसका प्रदूषण नहीं हो। यहाँ को मुझे बुलाया, अरूप चटर्जी उस समय एमएलए नहीं थे, वे मेरे साथ गए। हमने देखा कि एक आउटसोर्सिंग वाले अपना पूरा जो ये होता है वो भी उसको डंप कर रहे हैं और दामोदर नदी में जा रहा है। तो कांग्रेस मैंने उठाया, डीसी को भी लिखा, कमेटी बनी, कुछ हो नहीं पाया। बीसीसीएल से भी मैंने बात किया, कुछ हो नहीं पाया। मगर जब आदमी इस तरह की बातें उठाता है तो उसके खतरे भी होते हैं। अब जब चुनाव आया मेरा, तो ये सारे तत्व जो धनबाद में हैं, जिनके बारे में मैंने मामलों को उठाया था, ये सबके सब पहुंच गया। और एक ने तो यहां तक कहा कि हम पूरे पिछड़े समुदाय को सरजू राय के खिलाफ उनका राजनीतिक बंद हो जाएगा इस बार के चुनाव। अब उसकी प्रतिक्रिया हुई वहां, और एक जो आउटसोर्सिंग वाले हैं, इनके एक रिश्तेदार हैं, बनोई हैं, सामाजिक दृष्टि से उसी जाति से आते हैं जिससे मैं आता हूं। उन्होंने उनको मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया, वोट कटेगा। एक ने खड़ा कर दिया और दूसरे ने उसकी मदद कर दी। चुनाव में मैंने जितना खर्च किया उससे ज्यादा उन्होंने खर्च किया। जितनी गाड़ियां मेरी चलती थी उससे दोगुनी गाड़ियां उनकी चलती थी। होर्डिंग आज जितना मेरा लगा था उससे दोगुना होर्डिंग आज उनका लगा था। लोगों में भय था कि वोट कटेगा तो कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा। मगर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गया, लोग जाति से ऊपर उठकर एकजुट हो गए और एक साथ लोगों ने वोट किया, मेरे पक्ष में वोट किया और मैं चुनाव जीत गया। तो जब आदमी कोई समस्या उठाता है, आम जनता को होने वाली कठिनाई को उठाता है, प्राकृतिक संसाधनों पर होने वाले हमलों को उठाता है, बीसीसीएल जैसे मजबूत कंपनी के खिलाफ उठाता है, तो आदमी को हमेशा तैयार रहना पड़ता है। इसका खतरा भी है और ये लोग भी समय आएगा तो हिसाब किताब चुकता करने के लिए आ जाएंगे। मगर जब जनता एकजुट रहती है और लोगों को भरोसा रहता है हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ऐसे तमाम जो मजबूत लोग हैं, कोई पैसे से है, कोई कंपनी के नाते है, कोई धन से, कोई जन से मजबूत है, ये तमाम लोगों के प्रयास धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए इस बार जो मैं चुनाव जीता हूं तो उसमें ये बात साफ दिखाई पड़ी कि धनबाद आकर मैंने जिन मुद्दों को उठाया था उन मुद्दों से प्रभावित होने वाले जो लोग थे, जिनको लगा कि हमारा नुकसान हो रहा है, ये सबके सब जमशेदपुर पहुंचे। मगर जमशेदपुर के लोगों ने बात को समझा, बारीकी को समझा, और वह क्षेत्र जहां 1,06,000 मुसलमान वोट है, जो बीजेपी के साथ रहिएगा तो वोट आपको नहीं मिलता। उस क्षेत्र में हमारे प्रतिद्वंदी को मिला 36,000 वोट और मुझको मिला 495 वोट। ये स्थिति है, इस तरह का पोलराइजेशन था। मगर लोगों ने समझ बूझ कर वोट किया, जीत गए। उसका नतीजा है कि आज आप लोगों के बीच हैं और आपका मगर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैंने जो वादा किया है उनके लोगों से, उस वादे के लिए मैं संघर्ष करते रहूंगा, विधानसभा के भीतर, विधानसभा के बाहर। और बीसीसीएल के भीतर जितनी गंदगी है, ये सारे जो कठिनाइयों का अंबार लगा हुआ है धनबाद में, ये सबका अगर एक आदमी को एक जिम्मेदार है तो बीसीसीएल जिम्मेदार है, टोटल बीसीसीएल जिम्मेदार है। इनके कारण ही सारे गलत काम यहाँ हो रहे हैं। रामस्वरूप बाबू उठा रहे थे मैथन के बाद,
मैथन डैम, पचेल डैम, ये सब डैम जब बने तो ये बंगाल के लिए बने थे, क्योंकि बाढ़ का पानी बंगाल के बर्धमान जिला के घर घर में चला जाता था और वो महीनों परेशान रहते थे। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए मेघनाथ साहा और बंगाल के जो मुख्यमंत्री हुए DC राय, विधान चंद्र राय, इन लोगों ने मिलकर योजना बनाया। जब देश आजाद नहीं था तो उसमें योजना बनी, पार्लियामेंट नहीं थी, संविधान सभा में ये कानून बना, ये डैम बने, डैम बन गए। बंगाल को तो आपदा से राहत मिल गई, मगर झारखंड का जमीन डूबा, सब डूबा, यहाँ कोई उसके लिए कोई फायदे का काम नहीं किया गया। अब हमारी राष्ट्रीय जल नीति है, शुरू में इसको राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको बनाया था 1996 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने इसको और विस्तार दिया। इसमें अगर कहीं भी कोई डैम बना है या जल का संग्रह हुआ तो उस पर सबसे पहला अधिकार पीने के पानी का है। तो इसलिए अगर मैथन से या कहीं से जल का उपयोग होगा तो पहला उपयोग पीने के पानी के लिए होगा, उसके बाद सिंचाई है, उद्योग का तो चौथे नंबर पर है, मगर इन पानी का सब जगह इस्तेमाल उद्योग के लिए पहले हो रहा है और पीने के पानी की योजनाएं उस रूप में नहीं काम कर रही हैं। तो उसका एक बड़ा कारण है कि हमारे सरकारी तंत्र में इतना भ्रष्टाचार है। जो स्कीम बनती है सरकार की तरफ से तो 1.5 2 खर्च की बनती हैं और बनने के बाद ही आप कह रहे थे कि पाइप फट जाता है, नहीं गुणवत्ता रहती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर के लिए नल जल योजना बनाया है। अब झारखंड में क्या हालत है उसका? योजना कहीं काम नहीं कर रही है। मतलब यही है कि पैसा तो भारत की सरकार भेज देती है, खर्च हो गया है झारखंड की सरकार को, खर्च में 3-5 हो जाता है। तो ये जो समस्या है भ्रष्टाचार की और प्रदूषण की, ये धनबाद के लिए सबसे अहम समस्या है। अब देश भर में, दुनिया भर में जहां भी वायु प्रदूषण होता है उसके आंकड़े कोई कभी भी देख सकता है, जिसको ऑनलाइन और रियल टाइम कहते हैं। झारखंड में इसकी व्यवस्था ही नहीं है। धनबाद में केवल 2 जगह पर प्रदूषण नापने का यंत्र लगा है, जोड़ा फाटक के पास और एक जो डीओडी है वहां पर लगा। जहां प्रदूषण हो रहा है वायु का वहां है ही नहीं। तो दुनिया के नक्शे पर धनबाद हो, जमशेदपुर हो, रांची हो, कहीं के वायु प्रदूषण का आंकड़ा आता ही नहीं है। दिल्ली का आता है, रोज दिखाई पड़ता है, ये परेशानी हो गई। धनबाद में, जमशेदपुर, रांची में बदतर स्थिति है और यहाँ का आंकड़ा नहीं आता है कि मशीन ही लगी हुई है। तो ये स्थिति ऐसी है। धनबाद के बारे में आप लोग जैसा तय करेंगे, मेरी जो भूमिका उसमें होगी, मैं जरूर भूमिका का निर्वाह करूंगा। हमने 2 विषय को अपने लिए प्राथमिकता का विषय रखा है, एक तो प्रदूषण और दूसरा भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार का मामला उठाने में भी कम खतरा नहीं। पिछली सरकार में मैंने मामला उठाया, स्वास्थ्य मंत्री जिनको मैं चुनाव में हराया, तो उनके फाइल का कागज निकाल कर मुख्यमंत्री को दे दिया कि देखिए कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। अब भ्रष्टाचार करने वाले पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, मगर मुझ पर 3-3 मुकदमे हो गए कि मैंने उनके ऑफिस से कागज चुरा लिया है, चोरी कर लिया है। और जब मुकदमा होता है, FIR होता है, तो पुलिस के ऊपर निर्भर करता है, पुलिस उनकी है, सब है। तो मेरे ऊपर कुल मिला के इस तरह के 6 मुकदमे झारखंड की सरकार ने मेरे खिलाफ दायर किया और मैं मुकदमा लड़ रहा हूं। तो हम लोग जब भी भ्रष्टाचार का, प्रदूषण का मामला उठाएंगे, उसके खतरे हैं, सोच समझकर खतरा उठाने का हो तो मामले को उठाना चाहिए। और मैं इन खतरों को मोल लेकर भी इस बात को उठाता हूं और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी हम लोग इसी तरह से मामलों को उठाएंगे
16 आना नहीं तो 4 आना 5 आना तो कामयाबी से मिल ही जाती है। दामोदर का जो प्रदूषण था, हमारे सिन्हा साहब बोकारो के हैं, दामोदर के पानी को 2004 के पहले आदमी छूना नहीं पसंद करता। सारा कोलवासरी का डस्ट, डीबीसी का जो है वो छाई, बीसीसीएल का कोयला धोके छाई सब बहता था उसमें। उन्होंने प्रयास किया, 20 साल समय लगा, मगर दामोदर का पानी उन इलाकों में इतना साफ हो गया है कि लोग उसको घर ले जाते हैं, नहाते हैं, सब करते हैं। उसी तरह सोनेखा का भी हम लोग प्रयास करते हैं, मगर केवल 2 नदियों से नहीं है, जो जल स्रोत है, इन जल स्रोतों को हम साफ नहीं रखेंगे तो हमारा ही जीवन आगे कठिन होने वाला है। क्योंकि इन्हीं जल स्रोतों से, नदियों से, डैम से पानी खींच कर आपको सप्लाई होता है। आप सोच लीजिए, आज औद्योगिक प्रदूषण पर तो लगाम लग गई है दामोदर में, मगर जो शहर का प्रदूषण है, नागरिकों का प्रदूषण है, हमारे आपके घर से, हमारे पेट से निकलने वाला जल मल जो जाता है थोड़ा फ्लश करके बाहर में, वही नदी में जाता है। उसी नदी का पानी हम पीते हैं साफ करके। तो एक बार आदमी सोचे कि नदी को हम गंदा करेंगे तो अंत में हमारे ऊपर ही इसका दुष्प्रभाव आएगा। हम लोगों ने 3 साल से पहले रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका के प्रांगण में उन्होंने तय किया कि अब हम लोग नगर के प्रदूषण पर को खत्म करने का जोर देंगे। उसका नतीजा है कि भारत सरकार ने अपने अखबार में पढ़ा होगा, धनबाद के लिए 5 ट्रिब्यूट फंड लगाया है, बेगम खोसले के लिए उन्होंने स्वीकृत किया है, रामगढ़ के लिए स्वीकृत किया है, बोकारो स्थित अपना लगाने जा रहा है, डीवीसी ने तो अपना लगा दिया है। तो ये कुछ न कुछ तो प्रभाव होता है। वो प्रभाव अगर 100% नहीं होगा तो प्रभाव होने का कोई मतलब नहीं। इसलिए कोई भी आदमी मजबूत से मजबूत हो, अगर आम जनता पर अन्याय कर रहा है, अगर वो कानून व्यवस्था को तार तार कर रहा है और उसके बारे में कोई आता है हमारे पास, ये मामला है, विषय है, तो मैं तो उसको उठाता हूँ। आज से नहीं, 1980-82 से हम लोग इस तरह के मामलों को उठाते रहे। तो आज स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही है धनबाद के बारे में कि जो अभी बता रहे थे राम स्वरूप बाबू, कोयला यहाँ है, यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ के लोग केवल उसका गर्दा, उसकी धूल से वास्ता रखते हैं। ये ठीक हो सकता है क्योंकि यहाँ केवल बीसीसीएल ही माइनिंग, बीसीसीएल नहीं हो रही। आप चले जाइए दक्षिण के राज्यों में, मध्य प्रदेश में WCL है, और चले जाइए जो खदान होती है वहाँ जाइए, देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था है। माइनिंग हो गया, कंप्लीट कर लिया जाएगा माइनिंग, उसको भर दिया, भर के पेड़ पौधा लगा दिया, तब दूसरा शुरू किया। यहाँ तो 1950 से जो माइनिंग हो रहा है, आज तक माइनिंग प्लान के अनुसार उसको भरा नहीं है। वैसे का वैसे चल रहा है। आप लोग तो इस क्षेत्र के हैं, हम लोग जब जाते हैं तो लगता है कि हम लोग भूखबंगा में घूम रहे हैं। इस तरह की स्थिति है। एक तरफ ओबी का पहाड़ खड़ा हो गया है और दूसरी तरफ माइन से वहाँ तालाब बन गया है, और उसको ठीक करने का काम यहाँ की कंपनियां नहीं कर रही। अभी झारखंड की सरकार एक मामला उठा रही है, 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया है इसके ऊपर। मैंने तो यही सरकार से कहा है कि आप हिसाब किताब दुरुस्त करके भारत की सरकार से बात करिए। वो नहीं मानते हैं तो कोर्ट में जाइए। कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि रॉयल्टी पर सेस लगाने का अधिकार राज्य की सरकार को है। 1989 में सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला आया था कि सेस रॉयल्टी पर सेस नहीं लगा सकता। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लगाने का अधिकार है, 2005 से कंपनियों को देना पड़ेगा इसको। अब सरकार के भीतर हुनर होना चाहिए। इनको अपने 2 सक्षम अफसरों को दिल्ली में झारखंड भवन में बैठाना चाहिए, जो लाइजनिंग करे, सरकार के विभागों से बात करें, अपना हक में अधिकार लें। मगर ये केवल अखबार में बोलते हैं और व्यवहार में आज झारखंड भवन का कोई भी प्रभारी नहीं है। एक अफसर जो रांची में पोस्टेड है वही उसका भी इंचार्ज है। ये स्थिति रहेगी तो कैसे माना जाएगा कि सरकार गंभीर है समस्या को सुलझाने के लिए, अपना हक लेने के लिए? ये नहीं होता है। अब जाड़े में देखिए, सब